तो सुनो पहले। हाँ आलू छाए बे वो कन आलू छाए वो जो सारा गांव का लोग उन पर लगा चुके थे इन शाही यू आलू जो छु ये जमाना का आलू नहीं लग रहा मेरा। सही बात है ये जरूर जो छु भीमन लगाए वाल। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू सरस्वती और आज हमारे स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ घनानंद जी हैं, जिन्हें आप उत्तराखंड वासी प्यार से घना भाई भी कहते हैं। नमस्कार, हिमालय न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतना लंबा सफ़र, कॉमेडियन कहते हैं, हास्य कलाकार, आप इतने सालों से इस करियर में हैं, किस तरह शुरुआत हुई और आपका किस तरह यहाँ आपको बनाने का कब विचार आया? देखिए चारू जी, जी ऐसा कि जब मैं बचपन में मैं रेस्टोरेंट में मेरी पैदाइश है और मैं पौड़ी जिले का हूँ। अब तो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं एक जिले का हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ और क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ तो सभी लोग मुझे अपना समझते हैं। तो मैं जब छोटा था हाई स्कूल में, तो कैंट बोर्ड हाई स्कूल में हम पढ़ाई की है हमने। तो वहाँ पे जब वहाँ पूरा गढ़वाल राइफल का फौजी माहौल है और फौजी माहौल के अंदर वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम देखते थे, तो हमें जो है वहाँ के जो उस टाइम के जो कलाकार थे हंसाने वाले, उनको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। तो हमारे अंदर भी थोड़ी कला थी, तो हमने उनको देख देख के अपने आप को मतलब ऐसा कलाकार बनाया। तो उस टाइम जो हमने जितनी कलाकारी की है वो खुद इजाद की है कलाकारी। जी। तो पहला हमें पता चला है कि पहले कार्यक्रम में आपको शायद किसी स्टूडेंट ने पत्थर भी मार दिया था, जिसका निशान शायद अभी भी है। जी। तो वो क्या वाकया था, क्या हुआ था और उसके बाद फिर आपने किस तरह रुख अपनाया, क्या हुआ? जरूर जानना चाहेंगे। ऐसा हुआ कि जैसे स्कूलों में शनिवार को बाल सभा होती थी, बाल सभा। तो उसमें बच्चों के टैलेंट को पहचाना जाता था उस टाइम। तो कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई भाषणबाजी वाला है, कोई कलाकार है, कोई सिंगर है, तो वहाँ से वो टैलेंट पहचाना जाता था। तो वो जो गुरु थे, वो गुरु उनके पेरेंट्स को बताते थे, अभिभावक को, कि आपके बच्चे के अंदर ये प्रतिभा है, आप इस पर जोर दें। तो हमारे अंदर थी, तो हमारे पिताजी के लिए भी कहा है कि भाई आपके बेटे के अंदर ये हंसाने की कला है, ये एक्टर बनेगा ये पक्का। तो पिताजी बहुत नाराज हुए, कहने लगे नहीं इसको तो पढ़ाना है बेटा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। उस ज़माने में आज से 40 साल 45 साल पहले की बात है। आज उसका एकदम उल्टा हो गया, क्योंकि जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, एजुकेशन पूरी है, कई डिग्रियाँ हैं, भूखा मर रहा है, बेरोजगार है, और जो खेल रहे हैं वो पूरा नाम भी कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे ऐसे, जब हमने यहाँ क्षेत्रीय भाषा की बोली में, अपनी गढ़वाली बोली में हमने जब ये शुरुआत की, तो महिलाएं, बच्चे, सबको लगा कि ये हमारी अपनी बोली है, ये सब लोगों के सामने बोली जा रही है, इसमें हंसाने वाली बात है। तो लोग हंसे। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे DAV कॉलेज है देहरादून में 1972 में 73 तक, यानी उस टाइम वहाँ पे एक विवेकानंद खंडूड़ी थे प्रेसिडेंट, उस DAV वो था यूनिवर्सिटी जी मेरे ख्याल PG कॉलेज साहब। जी। तो उसमें हमको बुलाया था कि भाई आप जो है गढ़वाली भाषा में बोलेंगे चुटकुला। तो मैंने कहा बोलेंगे, लेकिन लोग समझेगा, अरे क्या बात कर रहे हो, प्रमोट करना है आपने, तो आप कलाकार हैं। तो हम गए थे वहाँ पे, तो मैंने एक चुटकुला गढ़वाली में बोला। तमाम छात्र छात्राएँ जो है थे वहाँ पे, तो कोई हंसा नहीं। फिर मैंने दूसरा चुटकुला बोला, फिर नहीं हंसे लोग, फिर तीसरा बोला। तो 5वें चुटकुले में एक आदमी चाय की केतली लेके आया, तो वो हंसा। मुझे लगा कि यार ये जो है, ये आदमी एक नए श्रोता तो मुझे मिल ही गया। तो फिर वहाँ से पब्लिक ने कहलाया कि भाई अबे कौन सी भाषा में बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी उसी भाषा में बात कर रहा हूँ जो आपके दादाजी की थी, आपके परदादा की थी, आपके पिताजी की थी, आपकी नहीं है। तो उसी टाइम उन्होंने पत्थर मारा था, ये पत्थर का निशान अभी तक मेरे यहाँ है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें फिर लोगों को लगा कि यार हमने कलाकार के साथ ऐसा किया है। तो धीरे धीरे फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने हार नहीं मानी और उसी भाषा में मैं लगा रहा। तो एक दिन वो आया कि जब वहाँ पे हमारे शो को देखने के लिए लोग 5-5 रुपये 10-10 रुपये के टिकट पे आए। तो मैं तब से हूँ और अभी निरंतर हूँ, चाहने वाले अभी भी हैं
और लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम भी जिंदा है। तो एक चुटकुला तो ज़रूर बनता है देखिए हमारे दर्शकों के लिए। मेरे जो चुटकुले होते हैं वो चुटकुले बन जाते हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं आज जो लोग क्षेत्र में जो है हम उसी चीज़ को उठाते हैं। जी बिल्कुल जी। तो क्योंकि पहले ज़माने की बात थी कि हम जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं लोग, क्योंकि न तो पैसे का कुछ था और न तो पैसा न कुछ, तो लोग खुद ही अपनी मेहनत से अपनी खेती बाड़ी काम करते थे जी। लेकिन उस टाइम क्या था कि न तो कपड़ा था जी। कपड़े के लिए भी दूर जाना पड़ता जी। यातायात का कोई साधन नहीं था जी। न तो कपड़ा था न नमक था। इसके लिए लोग व्यापार के लिए वहाँ जाते थे कि वहाँ से खरीद के लाए जी बिल्कुल बहुत दूर। जी। तो यातायात नहीं तो पैदल ले जाते थे लोग। जी। तो उन दिनों ऐसा होता था कि एक दूसरे का अगर हमने बेटी कहीं दे दी तो उसको देखेंगे कैसे, जी। या हमने कोई हमारे रिश्तेदार हैं तो जी। उस टाइम देखेंगे कैसे। जी। तो होता ऐसा था कि उस टाइम ऐसे मेले चलते थे जी। मेले, कौतिक थौल जिसको कौतिक भी बोलते हैं। जी। तो उसमें लोग आते हैं जगह जगह से। जी। तो आएंगे तो जैसे बहनें आ गई इधर से, किसी की मौसी आ गई, तो महिलाएं आए, पुरुष आए, सब आए। जी। तो वहीं पे एक दूसरे को पसंद भी कर लेते थे। लड़कियां आती थी, लड़के आते थे, अपने आप को एक दूसरे को पसंद भी कर लेते थे। जी। तो ऐसे एक किस्सा है कि एक कोई मंदबुद्धि का बच्चा जिसको हम लाटा कहते हैं ना जी। उस क्षेत्रीय भाषा में, जी। एक लाटा था। उसने अपनी माँ से कहा जी। कि माँ मिथे कौतिक जान आप पैसे दे दे। जी। तो वो बोले पैसे नहीं, बोले एक आना दे दे। एक आना बहुत बड़ा था उस समय। जी। जी। तो लोग पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे, 60-70 पहले जी। की बात है। जी। जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कौतिक नहीं जाना। अब उसको ऐसे टाल रहे हैं वो कि कौतिक नहीं जाना है क्योंकि पैसे तो थे नहीं। अब जी। वो बहाना कर रहे हैं जी। कि उस मेले में जो है तुम्हारा भाई गया था, जुड़वा था, जी। वो कहीं खो गया, आज तक नहीं मिला। जी। तो उस मंदबुद्धि के दिमाग में वही रहा। उसने कहा नहीं मेरे को तो जाना है मुझे एक आना दो। तो एक आना दे दिया उसकी माँ ने। अब एक आना उसकी माँ ने दिया तो वो मेले में चला गया। जी। अब उस टाइम जेब तो कुछ था नहीं। जी। तो साहब उसने एक आना कहाँ रखा देखा तो वो नाड़े के जो है, नाड़े के उसमें नड़ घर उसमें जी, जी, डाल जी। दिया, चले गए मेले में। जी। अब मेले में जब वो चले गए जी। तो वहाँ पे मेले में लगा हुआ कोई चूड़ी, कोई फूंदी, कोई मछली मतलब मछली बोलते थे ना, ऐसी जी, मछली जी, नहीं जी, बिकाऊ वाली, जी। 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 बुंदे जिसको बोलेंगे, जी। बुंदे ये मतलब सामान। और कहीं बिक रहा तो एक जगह ऐना बिक रहा, ऐना देखने वाला मिरर शीशा। जी। तो बिक रहा तो उन्होंने कहा आओ आओ एक आने का ऐना ले लो, आओ आओ एक आने का ऐना ले लो। अब उसने आया, उसने कहा भाई ये ऐना कैसा है। उसने कहा भाई पहले एक आना निकालो। तो एक आना, अब ऐना ऐसा था उस टाइम जो महिलाएं थी अपना मेकअप करती थी कपड़े वो तो नहीं देखती थी अपने आप को जी। कि हम कैसे हैं। जी। तो उस टाइम उसने जब उसने पुकारा दुकानदार ने आओ आओ एक आने का ऐना ले लो। जी। तो उसने जो है एक आना निकाला और उसको दिया। उसने कहा ऐना दो। तो वो कागज में बना हुआ था। जी। अब वो कागज में बना हुआ था, उसने देखा ऐना को, अबे उसने अपने आप को देखा, जी। अरे ओहो मेरा जो है मतलब मेरा जुड़वा भाई। अब वो मध्य बुद्धि का, अब उसने कहा मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि माँ जो है इस मेले में मुझे अपना भाई मिल गया। और वो भागा गया अपने घर। अब गया तो उसकी जो उस टाइम तो बच्चों की भी शादी कर लेते थे, उसकी जो घरवाली थी वो गाय का गोबर वोबर कर रही है, घास वास वो कर रही है और गाय पे जाने के लिए तैयार। तो जैसे वो अंदर की तरफ घुसा तो जैसे वो अंदर घुस रहा था इतने में देखा कि उसकी घरवाली ने कहा ये कहाँ गए। और उसने पकड़ लिया, अरे तुम कब जाना। अरे बोल माँ कब से उनकी माँ थी। बोले ये क्या छुपाए। अब वो छुपा दिया। बोल तुमने ये छुपाए। बोले यार ये बोले कुछ नहीं। बोल ना बताओ। तो बोले ना कुछ नहीं। और उसने कहा कि ये मेले से कुछ लाया है, अपनी माँ को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। अब साहब वो उसने छुपा रहा तो उसने उसकी घरवाली ने वो उससे छीना शीशा और उसको खोला तो उसने देखा है और रोने लग गई। अब वो रोने लगी साहब उस शीशे को देख के। वो आ गई, उसने कहा दीदी क्यों है अकेले रोनी, ये बुली क्यों है अकेले रोनी। तो बोले कि बुली मतलब छोटी बहन। बुली ना आज ये जो लाट है ना ये मैं बड़े सौत ले गया, मतलब मेरे बुली आया शादी करके। अब वो भी सीधे सच्चे बेचारे उस टाइम के पहाड़ी लोग सीधे ही थे, अभी भी हैं। तो उन्हें कहा वो रोने लग गई। अब साहब आए तो इतने में जब देखा कि वो बहू रो रही है तो उस लाटे की माँ जो है वो जो ऊपर बेचारी बीमार थी तो वो आई कि बहू क्यों रो रही है। तो वो वहाँ से आए, अरे बेटा
बाबा किले रोने छे किले छे तो मेरा भरा पूरा परिवार में हिल गणी मतलब जब कोई मर जाता था उसके लिए बड़ी लंबी लंबी बातें बोली जाती थी जी तो उन्हें कहा जी इनादी जी मतलब सासू जी इनादी तुम उन्होंने मेरे को सोच लेंगे अब उन्हें बोले ए बेटी का कच्चा सोच अब उन्हें बोले इना ये अब वो शीशा जो है बुढ़िया ने लिया अब बुढ़िया ने देखा है हिलोला मंग लो हिलोला खाट करा मंग लो जब लानी लगी छे तो जवान लानी इन बुढ़ड़ी के ले तो मतलब ये है कि तो बुढ़िया ने भी तो उस टाइम के ऐसे सीधे सच्चे लोग थे तो ये कुछ कथाएं हैं ये जो आज चुटकुले बन गए हैं। जी बिल्कुल। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है उत्तराखंड की लेकिन कहना जी आजकल जो जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं उत्तराखंड की वो उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रही हैं जहां पे और प्रदेशों की हैं। अगर हम बात करें बॉलीवुड को, भोजपुरी को, साउथ की फिल्मों को, वो उत्तराखंड की फिल्में वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसलिए आपको क्या लगता है कि उसके पे क्या काम करना चाहिए? चारू जी ऐसा है कि वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है इसका कारण ये है कि जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं अभी एक दो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने अभी घर में पिक्चर बनाई थी पहले तो उसमें वो प्रोड्यूसर ने करीबन उस जमाने में करीबन 1985-86 की बात है उस टाइम उन्होंने करीबन 35-36 लाख रुपए लगाए थे उसकी बॉम्बे में स्टूडियो में भी शूटिंग हुई थी वो चली बढ़िया उसमें कैमरामैन भी अच्छे टेक्निकल थे और सारे ही डायरेक्टर सब कुछ ठीक था लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि हमारे सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार है वो क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को बढ़ावा नहीं देती और वो थिएटर में लगती नहीं है क्योंकि थिएटर में वो उनका परसेंटेज कुछ ज़्यादा मांगते हैं थिएटर वाले तो अब ये जिसने पैसा खर्च किया उसको तो मिलता नहीं है 70-30 का करते हैं तो 70% जाएगा सिनेमा हॉल वाले को और 30 इसको मिलेगा अब थिएटर कम है तो इसलिए वो चल नहीं पाते प्रोड्यूसर इसमें कई प्रोड्यूसर आए गुजरात के आए पंजाब के आए कई फिल्में बनी लेकिन वो नहीं चल पाए क्योंकि उनकी अर्निंग नहीं है तो जहाँ असली दर्शक है वहाँ तक पिक्चर नहीं पहुँच पाती वहाँ थिएटर नहीं है इसलिए उसकी सीडी बनती है और इसलिए उसकी डुप्लीकेसी होके वो मार्केट में जाती है लेकिन ओरिजिनल जिन्होंने पैसा लगाया वो नहीं बन पाती। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे काम करना चाहिए जो वहाँ की कला है उसके लिए और वहाँ की फिल्मों के लिए तब क्या काम हो पाएगा? वहाँ की जितनी भी फिल्म्स हैं वो नीचे रह जाती हैं तो क्या इसके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए? उनको टैक्स बिल भी करनी चाहिए उनको थोड़ा उस सरकार को उनको अनुदान भी देना चाहिए उसको एक उद्योग का दर्जा दे दें तो उसमें आएंगे लोग आएंगे और इसीलिए यहाँ का कलाकार पनप नहीं पाता है जब फिल्में नहीं बनेगी कलाकार आएगा कैसे जबकि आज बड़े से बड़ा सितारा जो है वो रीजनल फिल्मों से ही पहुँचा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कॉमेडी के साथ साथ फिल्मों के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया आपने चुनाव लड़े बीजेपी के द्वारा लेकिन वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पाई तो इसके बाद आपका दिल में क्या आया और क्यों आपका लोगों ने साथ नहीं दिया? चारू सरस्वती जी आप में निश्चित रूप से आप बुद्धिमान हैं आपके अंदर सरस्वती का वास है और आपने जो प्रश्न किया है बढ़िया है। देखिए ऐसा कि कभी कभी अपने क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी को भी आगे आना पड़ता है क्योंकि जब लगता है कि विकास नहीं हो पा रहा है तब कोई भी आदमी इस मैदान में कूद सकता है। तो मेरे को बीजेपी पार्टी ने जो है प्रत्याशी बनाया है और बहुत कम समय था कि मुझे उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया मैं लोगों से मैं संपर्क में नहीं आ पाया कि मैं अब लोगों ने मुझे एज ए कलाकार तो स्वीकार किया है लेकिन अचानक जो है मैं एक पार्टी में आया हूँ और मैं चुनाव के लिए तो मैं लोगों से मिल भी नहीं पाया और कुछ कन्वेंशन नहीं हो पाई जिसकी अच्छा फिर पार्टी ने जल्दबाजी मेरे पोस्टर भी नहीं लगाए तो नाम ही नाम गया था तो उसमें जो है जो दूसरी पार्टी के लोग थे उन्होंने ये कहा है कि जो घना भाई है उसका जो चुनाव चिन्ह है मशीन है जबकि मेरा कमल था तो ऐसा क्योंकि लोग नहीं जा पाए जगह जगह इसकी वजह से जो है थोड़ा सा लोगों को भी भ्रमित रहे तो लोग चाहते थे मुझे फिर भी मैंने अच्छा उनको टक्कर दी है और तो चंद वोटों से मैं हारा हूँ और लोगों को इस बात का महसूस है कि हमने एक अच्छे प्रत्याशी को जो है एक अच्छे काम करने वाले आदमी को हरा दिया है इसका जो है खामियाजा वो भुगत रहे हैं। आज जो है वहाँ पे विकास थोड़ा कमी है लग रहा है लोग
उसको लोग कहेंगे, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात जो मैं कहूँगा तो एक राजनीति बात होगी। लेकिन फिर भी आने वाला जो 17 का चुनाव है उसमें मैं निश्चित रूप से आऊँगा और जो गरीब हैं लोग उनके लिए कुछ काम करूँगा, वहाँ के विकास के कुछ काम करूँगा। जी घना भाई, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जब ये पॉलिटिक्स में आप हार गए, आपको चुनावों में सफलता हासिल नहीं हुई, तो उसके बाद में जब आपको कार्यक्रमों के लिए भी उतनी शिद्दत से नहीं बुला रहे हैं लोग, नहीं बुला मतलब बुलाते थे पहले, तो क्या ये एक हार? अक्सर कहते हैं डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता, डूबते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो क्या ये उसकी एक नेगेटिव पॉइंट पड़ा आपके ऊपर? नेगेटिव बहुत ज़्यादा पड़ा। क्या ये गलत फैसला हो गया आपके लिए? क्योंकि आपने तो चुनाव लड़के लोगों के लिए ही अच्छा काम करने का सोचा था, लेकिन चाहे भले ही आपको किसी भी वजह से असफलता मिली हो, लेकिन वो आपके एक करियर पर भी इसका शायद एक कहते हैं ग्रहण पड़ गया वो शायद। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दिल पर क्या बीतती है? देखिए, जो आम पब्लिक है, जो दर्शक है, मेरे श्रोता हैं, वो मुझे बहुत चाहते हैं जी। और उनकी डिमांड होती है। तो जो आयोजक हैं वो कुछ आयोजक ऐसे हैं कि जो राजनीति पार्टी से संबंधित है, तो वो मुझे वो कहते हैं भाई वो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बीजेपी का आदमी हो गया, वो तो बीजेपी को। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं मंच पे आऊँगा तो मैं बीजेपी की बात कहूँगा या राजनीति बात कहूँगा। मैं तो कलाकार हूँ, मैं तो कलाकार वाली बात करूँगा, लोगों को मनोरंजन करूँगा। तो लोगों के अंदर ऐसी कुछ भावनाएं हो गई। अभी कई जगह ऐसे हैं कि ऐसी राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं फंक्शन करते हैं और मुझे नहीं बुलाते, क्योंकि मेरे अंदर एक ठप्पा लग गया कि ये राजनीतिक आदमी है। इसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है। और लेकिन लोग आवाज़ उठाते हैं कि भैया माने, अभी मैं यहाँ नोएडा में आया हूँ तो यहाँ पे जो है उन्होंने एज ए पार्टी के हाजिर हैं, क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी और वहाँ पे जो आयोजक थे वो एक कलाकार को पसंद करते हैं और वो उन्होंने जनता की आवाज़ में उस कलाकार को बुलाया है और मेरा बड़ा अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। और आने वाले ऐसे कई जगह हैं ऐसे कि जो कलाकार को ही बुलाते हैं। मेरे अंदर के जो राजनीति है, मैं ऐसा कोई राजनीति वाली बात तो करता नहीं हूँ मंच पे, क्योंकि मेरा काम है हंसाना, मनोरंजन करना। तो दुर्भाग्य है ये मेरा। जी, भले ही आपको असफलता मिली हो, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा ही कार्य करना चाहते थे, पौड़ी के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो आप अगर आज असफलता है, आप नहीं चुनाव में सफल हो पाए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है उत्तराखंड के लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए कि लोग वहाँ पे पलायन ना करें, वहाँ से लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे प्रदेश में ना जाएं? आपको क्या लगता है इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा मैं आज अपनी पौड़ी की ही बात करता हूँ, जहाँ मेरा गांव है, जो मेरी विधानसभा थी। स्विट्जरलैंड भी इतना खूबसूरत नहीं है, वहाँ से हिमालय की जो रेंज है, अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे करके पूरा देखते 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 ऐसे हिमालय की पूरी रेंज है और इतनी खूबसूरत जगह है। लेकिन राजनीतिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पर्यटन का केंद्र नहीं बना पाए और वो इतनी खूबसूरत जगह है कि कुछ सरकार ने ही उसको ऐसा कर दिया कि पूछो मत। तो मैं तो क्या करूँगा, अगर मैं ऐसा मुझको ऐसा मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पे ऐसा रूप बनाऊँगा, ऐसे सोचूंगा पर्यटन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर होंगी जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आएंगे और मैं व्यवसाय मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो वहाँ पे हमारा पौड़ी ऐसा है कि इधर को देखेंगे सनराइज़ इतना बढ़िया लगता है और उधर से सनसेट भी है। दूसरी वो गौड़ की पूरी घाटी है, वहाँ से जब सूर्य ढलता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जितने भी लोग वहाँ आते हैं तो वो दोबारा पौड़ी आना चाहते हैं। तो कुछ सरकार ने भी उसके पर्यटन के ऐसा उन्होंने बना रखा है कि उसका नाम ही कहीं नहीं दे रखा है, इसलिए भी दुर्भाग्य है उस क्षेत्र का। जी बिल्कुल। साथ साथ उत्तराखंड के वहाँ पे जो संस्कृति है उसको भी उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, जबकि दुनिया में अगर और किसी प्रदेश की या हमारी किसी भाषा की बात आती है तो दुनिया में उसका नाम है, लेकिन उत्तराखंड की जो भी गढ़वाली कहें, कुमाऊनी कहें, जौनसारी कहें, वो भाषाएं अभी भी कहीं ना कहीं दबी हुई हैं नीचे। तो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए, लोगों को अपील करनी चाहिए या किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? अरे भाषाएं दबती इसलिए हैं कि उनको राज्य भाषा का दर्जा नहीं मिलता। अच्छा, जब किसी चीज़ को राज्य भाषा का दर्जा मिलेगा तो निश्चित रूप से वो आएगी। तो अभी हम क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं बोलिए ये, जिस तरह से कोयल बोलेगी या कोई बोलेगा तो कोयल या ये हमारी क्षेत्रीय भाषा की बोली है, इसको बोली का दर्जा है। इसमें न तो कलाकार उठ पाता है, न उसकी कोई कमाई के रोजगार है, न उसको कोई विश्व विख्यात हो पाता है। तो वहाँ पे जबकि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति इतनी क्या बोलूँ, इतना फैली हुई है और इतनी बहुत मंत्रमुग्ध करने वाली है
कि विश्व में ऐसी कहीं नहीं है। तो इसमें कलाकार भी हैं जो इसी भाषा में बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि इसमें जो है, जो पाश्चात्य संगीत के अंदर जो युवा वर्ग है वो उसके अंदर घुस के इस तरह से रैप में इसको संगीत को मिला दिया। इस तरह से युवा पीढ़ी के लड़के वहाँ जा रहे हैं, ये संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो अभी हमको ये होना चाहिए कि जो धरोहर जो पुरानों ने हमको दी है, इसको ऐसे ही इसी धरोहर को हमें आने वाली पीढ़ी को देना है। कहते हैं अगर किसी देश को बचाना है तो उसकी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए, और शायद यही नहीं हो पा रहा है उत्तराखंड के साथ में। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि हम लोग वहाँ के लोगों को, जितने भी कॉमेडियंस हों, चाहे वो हास्य कलाकार हों, संगीतकार हों, फिल्मी हस्तियाँ हों, उनको क्या दूसरों के साथ में जो कि हिंदी भाषी हैं या भोजपुरी हैं उनके साथ में मिलके करना चाहिए काम, या क्या एक ठोस कदम हो सकता है जो आपको लगता है कि ऐसा होता तो अच्छा हो सकता था, अगर सरकार नहीं भी करती है तो भी? देखिए ऐसा है चारू जी कि आप जो बोल रही हैं बिल्कुल बहुत सही बात, आपने अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है कि हिंदी फिल्मों के कलाकार जो उस क्षेत्र में आएंगे वो हमारे निश्चित रूप से हमारे कलाकार को लेंगे। तो अब अगर वो बोली भाषा वहाँ पे आगे जाती है और वो राज्य भाषा के दर्जे में जाती है तो उस कलाकार को भी मौका मिलेगा, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो बोलने वाली बात यह है कि जब उसको राष्ट्र भाषा का दर्जा हमारी बोली को मिलेगा, जब बाहर के लोग आएंगे हमारे क्षेत्र में शूटिंग करेंगे, जबकि अपार सफलता है वहाँ पे शूटिंग, ऐसे मनोरम दृश्य है वहाँ पे, तो उस कलाकार को भी मौका मिलेगा, उसकी भी आर्थिक अच्छी पोजीशन होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, इतना पॉलिटिक्स हो गया और इतना देश के लिए, संस्कृति के लिए हमने बात कर ली, तो मन हल्का करने के लिए एक चुटकुला तो बनता है। देखिए चुटकुला तो बनेगा, पक्का बनेगा, क्यों नहीं कि चुटकुले तो ऐसे हैं कि मैं तो अपनी क्षेत्र भाषा की ही चुटकुले में। जी बिल्कुल, ये हिमालयन न्यूज़ है और ये उत्तराखंड के लोगों के लिए ही है, और उत्तराखंड के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी हस्ती हो, वहाँ की कोई प्रॉब्लम हो, हम उसी के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये चैनल ही सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए है। जी जी, क्योंकि अभी देखिए हमारे जितने भी कलाकार आज देश विदेश में हैं, हिंदी में हो या किसी भाषा में हो, तेलुगु तमिल कोई भी, वो गए रामलीला से ही गए हैं। अब हम लोग पहले रामलीला में थे तो जो हमारे सीनियर थे वो करते थे, उसके बाद हम बने तो हम छोटे छोटे बंदर बनते थे, बंदर के बाद धीरे धीरे ऐसे बनते गए, तो कलाकारी में जो हंसाने वाले वो हंसा रहे हैं, वो ऐसा गए थे। तो एक अब वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो जो वहाँ पे जो उस टाइम के कलाकार थे वो अपने रोज़गार के लिए निकल गए, देश प्रदेश निकल गए, तो वहाँ पे अब बच्चे रह गए। तो बोलने वाली बात है कि वहाँ पे एक बार हमने कहा यार गांव का माहौल देखेंगे। तो अब जब हम इस पोजीशन में एक बार गांव में चले गए रामलीला देखने, तो हमने कहा अगर हमें लोग पहचानेंगे तो हमने गांव का माहौल देखेंगे, अच्छी रामलीला हो रही है नहीं हो रही, तो हमने एक गूणी वाली टोपी पहन ली। मैंने एक गूणी वाली मतलब जिसमें आंखें दिखती बाकी बंद। अब गए रामलीला में तो वहाँ पे जो है रामलीला शुरू हो गई। अब रामलीला शुरू होने लगी तो रामलीला में जहाँ होता है गांव में एक जगह कैंटीन बनेगी, तो कैंटीन ऐसी होगी कि वहाँ पे चूल्हा ऐसा जलाएंगे, लकड़ी का एक पूरा पेड़ी काट के डाला हुआ है, और क्योंकि 7 दिन रामलीला होनी तो वो धीरे धीरे जलता रहेगा। ऊपर चाय के केतली रखी है, उसने अपने अगल बगल जो है अपने नाती नतनी जो है बिठा रखे हैं, रामलीला देख रहे हैं, उनके ऊपर जो है रजाई डाली हुई है और रामलीला का मजा ले रहे हैं। अब वहाँ से जो वॉलंटियर हैं जो बिल्ला लगा के आते हैं, वॉलंटियर वो जो व्यवस्था बनाते हैं। अब हाँ मैं भी गया तो मैंने चाय वाले से कहा, मैंने कहा भाई साहब जरा चाय बना जल्दी। बस ठहर बना रहा हूँ। हाँ फिर मैंने कहा भाई जल्दी करो, बोड़ा चाय बना, बोड़ा मतलब ताऊ जी, बोड़ा चाय बना भाई। अरे भाई ठहर यार बना रहा हूँ, ऐसी बात कर रहे हो आप, बना तो रहा हूँ। मैंने कहा बनाओ फिर। अब इतने में जो वॉलंटियर था उसने मेरी आवाज़ पहचान ली, वो आया, उसने कहा यार बस भाई साहब आपका नाम क्या है? मैंने कहा भाई साहब मेरा नाम तो, बोले नहीं आपका नाम कहीं घनानंद तो नहीं है? मैंने कहा नहीं भाई साहब घनानंद नहीं है। मैंने कहा मुझे पहचान गया, भला आवाज़ तो ऐसी लग रही है। मैंने कहा हो सकता है। अब वो खट से गया उधर, मैंने कहा जल्दी बनाओ यार भाई साहब। अरे ठहर यार बना रहा हूँ, आप ऐसी बात करो। अब वो लकड़ी फूंक मार रहा है तो धुआं भी उड़ रहा है, आंखों में पीप भी है, और परेशान भी हो गया अगल बगल के लोग। अब गैस आ वो उधर, तो वो 2-4 वहाँ पे मैंने जब देखा तो 3-4 आदमी को लेके आ गया वॉलंटियर लकड़ी लेके। एक आदमी रजिस्टर रखा हुआ है, उसने कहा कहाँ है लोग? ये अब आए, मेरे को देखा, उसने मेरा ये टोपी जो है यूँ निकाली। अब पहचान गया, क्योंकि मेरा ये जो ये है ना स्टाइल, इसी से लोग मुझे पहचानते हैं, जो मेरा फ्रेंच कट है। और उन्होंने कहा अरे आप घनानंद? मैंने कहा हाँ। बोले चलो
मैंने कहा कोई गलती हो गई। मैंने कहा साहब क्या बात हो गई, मुझे गलती। नहीं नहीं बोले चलो आप, ऐसी बात आप यहाँ खड़े हैं। अब मैंने कहा क्या बात हो गई साहब, बोले चलो चलो। अब मेरे को आगे ले गए। अब गए मंच पे, माता बहनों भाई बहनों, बड़े खुशी की बात है, हमारे बीच गढ़वाल के सबसे बड़े जोकर आ रखे। उस टाइम जोकर गाँव में ऐसी बोल, अरे मैंने कहा जोकर नहीं भाई, हास्य कलाकार बोलो। हाँ हाँ बहुत बड़े हास्य कलाकार आ रखे हैं, आपको हंसा हंसा के मार देंगे। अब 3-4 बुढ़िया जो थी आगे बैठे हुए वो जाने लगी, अरे बैठो बैठो बैठो। बस बेटा हम अन्य मन है ऐसी, अब बैठो बैठो बैठो। अब साहब हुआ, दुनिया है, अब चुटकुले हो गए शुरू, दुनिया हंस रही, बच्चे हंस रहे, महिलाएं हंस रही। अब दुनिया हंस रही, एक बुढ़िया रोते रोते आगे आ गई। अब वो रो रही, अब प्रोग्राम खत्म। मैंने कहा बोली दुनिया हंसनी तो तू के लिए रोनी चाहिए। बल बेटा मैं देखिए अपने सुर तो याद आनी, सुर तो मतलब उसका लड़का। उन्होंने कहा यार मेरी लड़की की शक्ल आपसे मिल रही। मैंने बोला हाँ बोली कोई बात नहीं। अब रो रही। मैंने कहा रो मत बोली, कोई बात नहीं। जो अभी इन बताओ तेरे नो जो सुर तो च वे की उम्र कैसे है। मैंने बोली वे की शक्ल वो कोई फौजी चाहे वो। तो उसने कहा हाँ बेटा। मैंने रोना, अच्छा इन बताओ कि तेरे लड़को कर्ज के चो मतलब कोई उत्तराखंड की लड़ाई में क्या पता सही रह गया, क्या पता कारगिल की लड़ाई में सही रह गया। इन वीर पुरुष से मेरी शक्ल में नहीं च तो बहुत अच्छी बात है, बॉडी रोए ली तुमने देखी। बोला बेटा अच्छा मैंने बोली ये बताओ कि तेरा नौने की उम्र किस है। बोल बेटा 1.5 सालों से। मैंने बोल 1.5 सालों को और वे की शक्ल में से भी नीचे। मैंने बोल बॉडी की छो खबेस मसान भूत पिचास की छो। बोलना बेटा बुक चौपर। तो आम जिंदगी से आपने कुछ ऐसा सीखा हो या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो जो आपके जहन में रह गई हो। ऐसा अक्सर हमारी ज़िंदगी में होता है, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, इतने लोगों से आप मिले हैं, तो कोई ना कोई ऐसा घटना या फिर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आपके जहन में रही होगी, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि हम उस टाइम हमारा पूरा ग्रुप जाता था, कई साल की बात है। अब पूरा ग्रुप जाता था तो एक बड़ा भारी बक्सा था हमारा, जो मेकअप उसमें सामान रहता था, मेकअप ड्रेसेस और सारे सामान बड़ा भारी। अब एक दिन हम कहीं गांव की तरफ जा रहे थे तो बसों में जाते थे, अब तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल कारें हो गई। तो उस बक्से को हम अंदर ले जा रहे तो कंडक्टर कहा नहीं भाई साहब इसको छत में रखो। अरे मैंने कहा भाई साहब छत में कहाँ रखना है इसको, कौन पहुँचाएगा। नहीं चलो। अब गाड़ी स्टार्ट थी। अरे मैंने कहा भाई अब इसमें जब छत में रखने लगे तो वहाँ पहले से किसी की टमाटर की टोकरी रखी। अब टमाटर वो बारात कहीं थी, अब वो बारात में ले जानी थी उसको टमाटर। अब ये हमने जल्दबाजी में और वो टमाटर की टोकरी के ऊपर बक्स रख दिया। अब इतने में जो पानी पड़ने लगे पचक गए, वो धीरे धीरे। अब एक बुढ़ा बैठा हुआ था नीचे आया, उसने कहा कहीं यहाँ पर, उसने देखा, अरे उसने कहा भाई उतारो किसने रखा है। अरे हमने कहा बोला गया, हमने रखा। अरे कैसी बात कर रहे हो, आगे देख रहे हो बक्से के ऊपर जो है तुमने टमाटर की टोकरी के ऊपर अपना बक्सा रख दिया। अरे मैंने कहा बोला जी कोई बात नहीं यार, होता रहता है जल्दबाजी में, चलो कंडक्टर साहब चलो गाड़ी स्टार्ट करो। अरे नहीं ऐसी बात है, पहले ये बताओ कि टमाटर की टोकरी के ऊपर बक्सा किसने रखा। अरे मैंने कहा रख दिया होगा भाई, गलती हो गई। अरे नहीं अब वो कुछ गाली गलौज देने लगे बुढ़े जी। उन्होंने कहा उल्लू का पटा। मैंने कहा बोला जी ऐसी खबरदार गाली मत दो तुम, हाँ ऐसी बात गाली नहीं देते। अब आप उतने सीनियर आदमी हैं, अब यहाँ सब लोग देख रहे हैं। अरे गधे का बच्चा। मैंने कहा बोला जी देखो हाँ गलत बात हो जाएगी। उसने कहा क्या गलत बात हो जाएगी, बता क्या करेगा तुम मेरा। मैंने कहा बोला जी बस मैं शांत रहो। नहीं बता क्या करेगा तुम मेरा। मैंने कहा तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं। बस दांत तोड़ देगा बोला हाँ। और उसने ऊपर के भी आए नीचे के भी दो अपने हाथ में रखे, ले तोड़ छापड़ा बुबो तोड़। तो वो किस्सा आज तक मुझे याद है। और हमने गलती कर दी जल्दबाजी, उसके टमाटर पूरे पिचक गए। वो शादी में जाना था, नुकसान तो उनका हुआ है। घनान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की। चारू जी कि एक तो मैं आपके ये हिमालयन जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, और इसकी शुरुआत के लिए मैं आपको बहुत बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ हैं मेरी। और ये निश्चित रूप से आपका ये चैनल आगे बढ़ेगा। और मैं धन्यवाद इसलिए भी आपको देना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे विलुप्त प्राणी को
मुझ जैसे कलाकार को बिल्कुल नहीं आप बुलाया है, पूरा उत्तराखंड जानता याद है किया है, घना भाई के इसलिए जी मैं बहुत और आपके इस चैनल की उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। और आपका जो आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो आप मधुर भाषा में बात करती हैं, एक बहुत ही अच्छी उद्घोषिका हैं आप, और आपका फ्यूचर ब्राइट है, और मैं आपकी भी मंगल कामना करता हूँ। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो सुनो पहले आलू छाए बे वो कन आलू छाए वो जो सारा गांव का लोग फोन पर लगा चुके थे इन शाही यू आलू जो छु ये जमाना का आलू नहीं लग रहा मेरा। सही बात है ये जरूर जो छु भीमन लगाए वाल